हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं चैनल पे। डेवॉप्स बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होने वाला है और इसमें हम डेवॉप्स इनिशियली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम यूनिट 1। और ये सारा एमडीयू से रिलेटेड सिलेबस होगा आपका, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे कि मीनिंग क्या होता है डेवऑप्स का, मॉडल्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, हम ये 4 मॉडल्स पढ़ेंगे इसमें। और यहाँ पे जो डेवऑप्स होता है इसमें बेसिकली ना 2 वर्ड से बना हुआ है। डेवऑप्स, डेव का मीनिंग होता है डेवलपमेंट और ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के टाइम पे 2 टीम्स रिक्वायर्ड होती है, एक डेवलपमेंट टीम और एक ऑपरेशन टीम। तो यही चीज़ हम आगे देख रहे होंगे सारा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवऑप्स की जो ब्रेक डाउन मैंने आपको इनिशियली बताया था कि डेवऑप्स बेसिकली 2 शब्दों से बना है, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस। बेसिकली ये दोनों डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। और अब हम जब सॉफ्टवेयर मैं बार बार बोल रही हूँ, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है। सॉफ्टवेयर आपका एक इंटरमीडिएट होएगा हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, मतलब यूज़र को जो भी चीज़ें, कोई भी जो प्रोग्राम, वो कोई भी अगर उसको फंक्शंस या कोई भी उसको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करनी है, कोई भी चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकता है। जैसे हम एप्लीकेशंस वगैरह का आजकल यूज़ करते हैं, तो वो सारा भी सॉफ्टवेयर में रिलेटेड होता है। अब बेसिकली डेवऑप्स पढ़ते क्यों हैं हम। सॉफ्टवेयर बनाते टाइम कई बार ये होता है कि ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि पुअर मैनेजमेंट होता है, जैसे टाइम या लोग टाइम और जैसी चीज़ों को मतलब मैनेज नहीं कर पाते, तो इसलिए हम डेवऑप्स स्टडी करते हैं। अब डेवऑप्स हमें क्या सिखाता है, सबसे पहले डेवऑप्स हमें ये बताएगा कि हम मैनेज कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। सॉफ्टवेयर के कुछ मॉडल स्टडी करेंगे हम इसमें, जिसमें हम एफिशिएंटली अपने आउटपुट को कैसे अचीव कर सकते हैं। प्लस जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें ये आता है कि कई बार हम ना वो नहीं कर पाते, स्किल्ड पर्सनल्स को हम हायर नहीं कर पाते हैं। और हमारे पास कई बार इनएडिक्वेट डिमांड्स होती है, मतलब कई बार ना जो हमारे कस्टमर है, हम उसकी डिमांड्स को समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में वो चाह क्या रहे हैं, हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, या क्या बोल सकते हैं कि मतलब उनकी ना हम डिमांड्स को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। तो वही डेवऑप्स से हम आगे चीज़ें सीखेंगे कि हम बेसिकली उसको कैसे अचीव कर सकते हैं अपना डिमांडिंग सॉफ्टवेयर को। तो आगे अभी स्टडी करेंगे हम एस के बारे में। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे एस के बारे में। एस बेसिकली आपका होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में जो लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो हम सीखेंगे इसमें। और फिजिबिलिटी स्टडीज़ का सबसे पहला स्टेज है, जिसमें आपके 7 फेजेस होंगे टोटल। तो इसका फर्स्ट फेज होता है फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी स्टडी में बेसिकली ये होता है कि हम ना एस्टिमेट कॉस्ट वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि एवरेजली हमें अप्रॉक्सीमेशन में हमें कि मोटा मोटा कितना हमारा खर्चा आएगा, जैसे हमारा टाइम कितना लगेगा अगर हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या हमें इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है। और अल्टीमेटली अगर हमारा इतना टाइम लगेगा, इतने हमारे मतलब इतने पीपल लगेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो अल्टीमेटली हम जो वो कस्टमर है हम उसको कितना चार्ज करेंगे। तो ये आपका फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली क्या होएगा कि जो आपका कस्टमर है आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछोगे कि मतलब उसको क्या डिमांड्स क्या हैं उसकी, वो क्या कैसा सॉफ्टवेयर चाहता है, किस टाइप के कलर्स होने चाहिए, बोल्ड कलर्स होने चाहिए, सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, और उसमें मतलब कितने पेजेस होने चाहिए सॉफ्टवेयर में, आपका सॉफ्टवेयर किस टाइप का दिखना चाहिए, उसका लोगो कैसा होना चाहिए एंड ऑल। तो ये सारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है डिज़ाइनिंग फेज में बेसिकली क्या होने वाला है आपका कि हम एक रफ डिज़ाइन बनाएंगे। एक्चुअल डिज़ाइन नहीं होगा, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन टाइप होगा कि एक ना पेपर पे जैसे हम कुछ भी अगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, फाइनली आउटपुट से पहले हम एक रफ फिगर लेते हैं प्रोटोटाइप टाइप, तो उसको लेंगे, यहाँ पे डिज़ाइनिंग फेज़ में आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आपका आता है कोडिंग फेज़, जिसमें एक्चुअल जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पूरी स्टडी करने के बाद हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं।
एंड देन आता है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में बेसिकली क्या होएगा कि जितना भी हमारा कोड हो गया है, अगर वो सॉफ्टवेयर आपका रन हो रहा है तो उसमें जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट होगा वो टेस्ट करेगा क्या इसमें कोई एरर्स हैं, क्या कस्टमर्स की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो मतलब फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये आता है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। सारा डिज़ाइनिंग कोडिंग और टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली होएगा कि हम सॉफ्टवेयर को कस्टमर को भेज देंगे कि आप देख लीजिए आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, एंड अगर फिर भी उसकी कोई मतलब डिमांड्स होती हैं तो वो बेसिकली ठीक कर दी जाती है। एंड नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज आप ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई फ़ोन ख़रीदा तो फ़ोन के टाइम पे अगर कोई नेक्स्ट लाइक 5 to 6 months में कोई अपडेट्स आती है तो हमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट के फॉर्म में एक मैसेज आता है कि आप अपना फ़ोन अपडेट कर लो। सेम काइंड ऑफ थिंग है कि हमारा जो मेंटेनेंस होगा, क्योंकि कोड तो अल्टीमेटली हमारे पास ही रहने वाला है, और अगर हमें कोई अपडेशन करनी होगी तो वो हम कर देंगे और मैसेज मतलब उसके पास चला जाएगा कस्टमर के पास, एंड ही कैन अपडेट दैट। तो इसमें आपका मेंटेनेंस फेज आ जाएगा बेसिकली कि उसकी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए, सॉफ्टवेयर की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम मेंटेनेंस फेज यूज़ करेंगे। ये जितना भी SDLC वाला मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये हमारा फर्स्ट मॉडल होने वाला है विच इज़ वाटरफॉल मॉडल। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और उसमें यही सारी चीज़ें हम एक ब्लॉक्स में मतलब रिप्रेजेंट कर देंगे वाटरफॉल की टाइप। अभी मैं समझाती हूँ। ओके तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। वाटरफॉल मॉडल बेसिकली क्या है, अब आप इसमें देख सकते हो कि ना एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आ रहा है, ठीक है, वाटरफॉल की तरह, मतलब नीचे जा रहा है झरने की तरह। तो यही है वाटरफॉल मॉडल। इसमें हम जो सारे स्टेप्स हमने SDLC में पढ़े थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, वही सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले फिजिबिलिटी की स्टडी, और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है यूजर्स की, सॉरी कस्टमर्स की, एंड देन डिज़ाइनिंग फेज, कोडिंग फेज, टेस्टिंग फेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। अब इसमें आप जैसे देख रहे हो तो इसमें ना कुछ इसके जो एडवांटेजेस बेसिकली होते हैं कि हम एक फ्लो में चलेगा ये चीज़। अब इसमें होने क्या वाला है, जैसे मतलब कोई भी चीज़ आई हमारे पास, मतलब कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट आया कि आपको ऐसे ऐसे बनाना है, देन हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे सबसे पहले। देन जो इसका मतलब बेसिकली जो इसका इनपुट होएगा ना, इनपुट तो हमारे पास वहाँ से आएगा मतलब कि प्रोजेक्ट क्या बनाना है आपको। नेक्स्ट फिर हम इसका जो आउटपुट होने वाला है, मतलब पहले फेज का जो आउटपुट होएगा, फिजिबिलिटी स्टडी का जो आउटपुट होएगा वो रिक्वायरमेंट्स का हमारा इनपुट होएगा। ऐसे ही जो इसका आउटपुट होएगा वो इसका इनपुट होएगा। मीन्स रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे विच वुड बी द इनपुट फॉर डिज़ाइनिंग फेज। और उसके बाद सिमिलरली जब हमें डिज़ाइनिंग का आउटपुट मिल जाएगा तो हम उसके रेफरेंस में कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये चीज़ एक मेंशन कर सकते हो आप इस उसमें, और आप एक ही जो फेज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इन 2-3 लाइन्स। और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हम इसमें ना एक मेन चीज़ जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि अल्टीमेटली ना हमें इतना ज़्यादा मतलब स्टेप्स को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है इसकी, और आप ना यहाँ से मतलब फीडबैक नहीं कर सकते। ये यूनिडायरेक्शनल होएगा, बाई डायरेक्शनल नहीं है। मीन्स यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप चाहोगी अच्छा कोडिंग गलत हो गई तो मैं क्या करूँ, मैं ना टेस्टिंग से वापस से कोडिंग पे नहीं जा सकती यहाँ पे। तो ये आपका सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक रहेगा कि आप इसमें ना मतलब वापस से फेज मतलब जो दूसरा फेज है उससे आप पहले वाले फेज पे वापस से जंप नहीं कर सकते हो। एक तो इसका ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है कि ना इसकी जो अल्टीमेट कॉस्टिंग आती है हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है ये मॉडल हमें। जनरली इसको हम ना बड़े उसके लिए यूज़ करते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरे को गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो अब उसमें क्या होएगा, उसमें मेरी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो स्टेबल रिक्वायरमेंट्स होंगी, मतलब वो साफ साफ बता देंगे हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, हमें इस टाइप का मॉडल चाहिए। तो हाँ मैं अपने दिमाग में लेके चलूँगी, ठीक है मुझे मतलब बार बार रिक्वायरमेंट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस मॉडल को तभी यूज़ करोगे जब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी बेसिकली वो स्टेबल होगी, काफ़ी स्टेबल इन द सेंस कि बार बार ये नहीं कि अच्छा नहीं आपने ये कलर कर दिया मेरे को तो दूसरा कलर चाहिए, और डिज़ाइनिंग इस टाइप की कर दी नहीं मुझे तो दूसरी डिज़ाइनिंग चाहिए, तो आप उसमें नहीं करोगे जिसमें आपको रोल बैक करना पड़े दोबारा से।
तो इसी डिसएडवांटेज को, कि इसमें एक तो कोई फीडबैक नहीं है कि हम वापस जा सके, जंप बैक कर सके, इसी मेन डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम दूसरा मॉडल पढ़ेंगे विच इज़ आइट्रेटिव मॉडल। और उसमें आपका फीडबैक का सिस्टम होता है जिसमें आप ना रोल बैक कर सकते हो। मतलब अगर आपको मेंटेनेंस ठीक नहीं लग रही तो आप वापस से इम्प्लीमेंटेशन फेज पे जा सकते हो, या इम्प्लीमेंटेशन भी आपको ठीक नहीं लग रही है तो आप टेस्टिंग पे जा सकते हो कि लाइक उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रह गए हैं तो हम वो सॉर्ट कर सकते हैं सब। ओके, सो जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा आइट्रेटिव मॉडल। आइट्रेटिव मॉडल में बेसिकली क्या होएगा, जैसे आप इसमें देख रहे हो कि ना मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर दिए। हमारा जो पहले वाला मॉडल था उसी का जैसा ही है, ये सेम ही है। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशंस करिए मैंने कि ना हम यहाँ पे अल्टीमेटली सारे जितने भी हमारे फेजेस हैं वो जाके मेंटेनेंस के पास मिलेंगे। मेंटेनेंस के पास कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि अगर फिजिबिलिटी स्टडी सबसे पहले होगी तो वो फीडबैक मांगेगा। उसके बाद कि मतलब आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में भी फीडबैक का सिस्टम आ जाएगा इसमें, जो कि एक हमारे लिए अच्छी चीज़ है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि ट्रेडिशनल जो हमारा वाटरफॉल मॉडल था उसको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। ये फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अब जो हमारे पास आउटपुट्स आएंगे इस मॉडल से। और उसके बाद ये ना वेट करता है काफ़ी ज़्यादा कि हर जो भी हमारा मतलब नेक्स्ट पाथ है, मतलब जैसे ये फेज़ के बाद इस फेज़ पे आऊँगी अगर मैं, तो मैं इसके लिए एक फीडबैक मांगूंगी कि भाई आपको रिक्वायरमेंट्स मेरी ठीक लग रही है या नहीं लग रही। रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने जो डिज़ाइन बनाया है क्या वो आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, एंड सो ऑन। मतलब पूरा इस टाइप से फ्लो में चलता रहेगा। एंड इसमें बेसिकली क्या होता है कि ना ये डिटेक्ट करने के लिए, एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है। मतलब कि आपके एरर्स अगर आपके कहीं पे भी वो दिक्कत हो जाती है तो आप उसमें उसी टाइम फीडबैक लेके आप वहीं उसी फेज पे ठीक कर सकते हो उसको। एंड उसके बाद ये एफर्ट्स और टाइम्स को भी रिड्यूस करता है आपके। नेक्स्ट, अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि कोलैबोरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। टेस्टिंग और फीडबैक इसमें सिस्टम यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, इजी टू मेंटेन है ये। और आपकी जो है ड्रॉबैक्स इसमें कई बार ये आ जाते हैं कि ना ओवरलैपिंग हो जाती है, कई बार ओवरलैपिंग प्रोसेसेस की नहीं हो पाती, और रिस्क हैंडलिंग ये कई बार नहीं कर पाता कि मतलब कुछ टाइप्स के रिस्क आ रहे हैं तो वो मतलब कई बार हैंडल करने के लिए ये नहीं सक्षम है, तो इसमें एक वो डिसएडवांटेज आ जाता है इसका। और रिस्क हैंडलिंग को हम ओवरकम करने के लिए, जो कि इसका डिसएडवांटेज है, उसके लिए हम पढ़ेंगे अब स्पाइरल मॉडल, जो कि रिस्क हैंडलिंग को आराम से मैनेज कर लेगा। तो वो पढ़ेंगे हम अब। ओके, तो ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है स्पाइरल मॉडल के बारे में। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये फेजेस हैं इसके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो वो स्पाइरल मॉडल बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पे इसका डायग्राम मैंने बना रखा है कि आप जैसे देख सकते हो कि एक ना स्पाइरल होगा कि मतलब घूम घूम ऐसे जलेबी टाइप इसका एक स्ट्रक्चर होगा। तो स्पाइरल मॉडल बेसिकली क्या होता है, हमारा स्पाइरल मॉडल जो अभी तक हमने दो मॉडल्स पढ़े हैं ना, वाटरफॉल मॉडल और आइट्रेटिव मॉडल, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब उन दोनों के एडवांटेजेस को लेके हम आगे चलते हैं। और डिसएडवांटेज जो हमारा आइट्रेटिव मॉडल में आ रही थी सबसे मेन, रिस्क हैंडलिंग, वो उस पर ज़्यादा ये ध्यान दे रहा है यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले हमारा होता क्या है कि ना, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, जो सबसे पहला फेज है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कि मतलब आपका एम क्या है, बेसिकली आपको डेवलप क्या करना है, किस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज होने वाला है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में बेसिकली क्या होएगा, जो भी रिस्क होंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी रिस्क आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा, और उसके ही रिस्पेक्ट में उसके लिए एक सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि अगर इस टाइप का कोई रिस्क हमारे पास आता है तो हम इस टाइप का सॉल्यूशन दे सकते हैं उसके ही रिस्पेक्टिव में। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होएगा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रीवियस फेज से। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे यहाँ पे अगर ये एक स्पाइरल चल रही है ना, मतलब ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज वन फेज। मतलब ये एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें जो हमने पहले सारा पढ़ा था ना, फिजिबिलिटी स्टडी, एंड देन उसके बाद रिक्वायरमेंट्स थी हमारी, फिर हम डिज़ाइनिंग, कोडिंग
और टेस्टिंग वगैरह जितना भी सारा चीज़ कर रहे थे वो इस एक कंप्लीट साइकिल में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो वो सारा भी इंक्लूड हो रहा है इसमें, इसीलिए मैंने इसको बोला सबसे पहले कि कॉम्बिनेशन है। और यहाँ के बाद जो दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होगी। ओके, तो ये यहाँ पे फर्स्ट साइकिल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और उसके बाद ऊपर से दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और ये तीसरी भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे ये पूरी खत्म हो जाएगी तीसरी साइकिल। तो मैंने इसमें जनरली 3 फेजेस बनाए हैं आपके। ठीक है, और इसके बाद क्या था, इंजीनियरिंग, हाँ मैं बता रही थी आपको। तो इसमें बेसिकली क्या होएगा, जितना भी प्रीवियस जो फेज था, मतलब अगर ये फेज है आपका, इस फेज से हमने जितना भी रिस्क वो एनालिसिस करा है इस फेज में, तो हम उसको ट्राई करेंगे कि हम दूसरे फेज में उसको सॉल्व कर दें। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब मतलब इंजीनियरिंग करके आपको प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो आप उसको इवैल्यूएट करते हो क्या ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा देन हम दूसरे फेज में उसको, मतलब अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई रिस्क आइडेंटिफाई करा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ इस जो ये दूसरा फेज है, मैं इसमें ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ लाइन्स को, और अगर ये दूसरा फेज है, अगर इसमें मैंने रिस्क एनालिसिस करने के बाद उसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया, उसको इवैल्यूएट कर लिया, अगर फिर भी मेरे को लग रहा है कि नहीं ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं फुलफिल कर पाएगा, तो हम नेक्स्ट फेज में उसको ट्राई करेंगे कि हम उसका और भी डेवलप कर दें, नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट, मीन्स उसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर दें। ओके, तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, और इसको ना बेसिकली आपको ऐसे ही बना के आना है कि यहीं से स्टार्ट करना, यहीं से लूप स्टार्ट करोगे और यहाँ पे ये लूप खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला होने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड ये वाला क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड ये वाला, नो वेट मिनट, हाँ सॉरी, थर्ड आपका ये वाला क्वाड्रेंट होएगा और फोर्थ आपका ये वाला क्वाड्रेंट होएगा। ओके, मैंने गलत लिख दिया था पहले। ओके, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव हम डिफाइन करेंगे अपना, कि हमारा एम बेसिकली है क्या, हम प्रोजेक्ट किस टाइप का चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एंड ऑल। और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे सेकंड जो क्वाड्रेंट है हमारा, कि हमारा रिस्क किस टाइप के रिस्क हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल हो सकते हैं, या मतलब हम किस टाइप की मतलब दिक्कतें आ सकती हैं वो सब। और उसके अकॉर्डिंग रिस्क को देखते हुए हम एक नया वर्जन बना देंगे, प्रोजेक्ट को ही थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट फेज की तरफ हम स्टार्ट कर देंगे चलना। ये सारा स्पाइरल मॉडल में है, इसको आप थोड़ा सा मतलब इलेबोरेट करके अच्छे से लिख के आ सकते हो, इन सारी चीज़ों को इलेबोरेट कर देना अलग से, और फिगर बनाने के बाद इसको भी सारा इलेबोरेट कर देना। और यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, मैंने इसको गलती से 4th फेज लिख दिया था, बट ये 3rd फेज है आपका, 4th फेज ये वाला है। ओके, तो अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट में सॉरी सेकेंड लास्ट टॉपिक होएगा हमारा आज का। एक मॉडल है आपका प्रोटोटाइप मॉडल, वो अब हम पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है, प्रोटोटाइप ना हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसका मतलब आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं पता और ड्रॉ भी नहीं पता बिल्कुल, लेकिन उसका ना इंटरमीडिएट पार्ट, कि मतलब आपके दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है कि काश ऐसा कुछ होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉक और स्पून के बीच में भी किसी ने सोचा होगा कि क्या हो सके कि अगर दोनों चीज़ मिल जाए तो आजकल हम कई बार देखते हैं कि स्पून के बीच में ना फॉक टाइप कुछ बना होता है, जो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो यूजलेस है, लेकिन वो एक प्रोटोटाइप उस टाइप का भी किसी ने सोचा होगा, तो दैट इज़ अ प्रोटोटाइप। अब बेसिकली इस मॉडल में होता क्या है, इसमें ना हम इस मॉडल को तब यूज़ करते हैं जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो क्लियर नहीं होती। मतलब कस्टमर को पता होता है कि हाँ उसको एक सॉफ्टवेयर तो चाहिए, बट उसका रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली उसको चाहिए क्या। तो अब बेसिकली क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो डेवलपर के पास जाता है कि भाई मेरे को एक मॉडल चाहिए, तो वो उसकी जितनी भी लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स उस टाइम पे होती हैं, एक जो डेवलपर्स होते हैं वो उसका बिल्ड कर देते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली उसका एक रफ सा कुछ सॉफ्टवेयर बना के उनको दे देते हैं, जिसके बाद उस सॉफ्टवेयर या प्रोटोटाइप को भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए बाय द कस्टमर। मतलब कस्टमर ही उसको टेस्ट करेगा प्रोटोटाइप को, एंड वो देखेगा कि इफ़
उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद जितना भी वो चीज़ होती है वो उसका फीडबैक देके दोबारा से कस्टमर के फीडबैक की तरफ हम यहाँ पे लूप में चले जाते हैं। और बेसिकली ये लूप जो है आपका ये पूरा चलता रहता है। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर देता। जैसे ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं वैसे ही लूप स्टॉप हो जाएगा एंड द कस्टमर इज गिवन विद द फाइनल आउटपुट। और उसके बाद वो उस फाइनल आउटपुट से सेटिस्फेक्शन लेवल को अपने मीट कर पाता है। अब बेसिकली इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि ना, एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है ये, और कई बार कुछ इस टाइप के कस्टमर्स आ जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स ना कभी फुलफिल ही नहीं हो पाती, मतलब वो सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते। तो इस टाइप का भी कुछ हो जाती है चीज़ें। तो दैट इज़ द प्रोटोटाइप मॉडल। और इसके अभी हम फेजेस पढ़ेंगे। ये सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था इसका कि आप डायग्राम के थ्रू इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, विच इज़ अ लूप डायग्राम। तो आपको ये ड्रॉ करना है और आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक अगर आपको समझ आ रहा है तो। और यू कैन प्रेफर फ्रॉम गूगल ऑल्सो, मतलब इसके जो इमेज है तो अगर आप ड्रॉ कर दोगे देन इट वुड बी बेस्ट फॉर यू। तो अब हम इसके फेजेस के बारे में देखेंगे एंड वन बाय वन आई गेस 5 to 6 फेजेस हैं इसके, 6 फेजेस हैं। तो आगे हम देखते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे इसके दोबारा से मैंने फेजेस लिख दिए हैं, ठीक है। ये सारे इसके 6 फेजेस हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले बोर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो ये मैंने 6 फेजेस इसके लिख दिए हैं यहाँ पे। एंड सबसे पहले हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो यूज़र होता है, मतलब कस्टमर होता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एग्जैक्टली उसको भी नहीं पता कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, मतलब उसको क्लियर नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम बनाते हैं उसकी जितनी भी लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको जितना अभी तक वो समझ पा रहा है कि उसको इस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्विक डिज़ाइन। मतलब एक रफ सा डिज़ाइन बनाया जाएगा जो कि काफ़ी क्विक होएगा, और उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम सबसे पहले एक प्रोटोटाइप बिल्ड कर देंगे। ये मतलब एक रफ सा सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाएगा, और उसके बाद वो जो प्रोटोटाइप बिल्ड होने के बाद यूज़र को इवैल्यूएशन के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे यूज़र कस्टमर के लिए स्टैंड कर रहा है। अब कस्टमर बेसिकली करेगा क्या, वो जो प्रोटोटाइप बन गया है वो उसको स्टडी करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद हमें बताएगा कि अच्छा कि इसकी ना मतलब ये चीज़ ढंग से काम कर रही है, ये चीज़ ढंग से काम नहीं कर रही। इन शॉर्ट वो आपको जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है उसकी सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में बताएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगा रिफाइनिंग द प्रोटोटाइप। अब जो इनिशियल इवैल्यूएशन के बाद कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको मतलब ध्यान में रखते हुए जो भी उसने वीकनेस और स्ट्रेंथ्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंग हम वीकनेस को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करेंगे कि हम उसको जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उसको वो मीट कर पाए। एंड देन प्रोटोटाइप फाइनली हमारा एक आउटपुट बन जाएगा विच वुड बी द फाइनल आउटपुट, और उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे एज अ प्रोडक्ट। एंड उसके बाद वो मेंटेन होता रहेगा, मीन्स आप उसको बार बार अपडेट जो अपडेशंस वगैरह होंगी वो आप करते रहेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोटोटाइप मॉडल। और इसके बाद इस चैप्टर का, इस यूनिट का हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं विच इज़ द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन IT ऑपरेटर्स एंड डेवलपर्स। तो उसके बारे में भी मैं लिख देती हूँ एंड उसके बारे में आपको समझाती हूँ फिर वो होता क्या है। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, विच इज़ IT ऑपरेशंस वर्सेस डेवलपर्स। अब डेवलपर्स क्या होते हैं, जो डेवलप करते हैं आपका सॉफ्टवेयर को, और IT ऑपरेशंस बेसिकली होते हैं जो कि बाद की चीज़ें देखते हैं, मतलब जैसे मेंटेनेंस फेज हो गया एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ होती है, तो इसमें कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उनके बीच में, लाइक कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं जिसको बोलते हैं लाइक कि मतलब एक दूसरे से बातचीत ना करना ढंग से, सबसे पहला चीज़ इसमें है। सॉरी, लेट्स दोबारा से मैं बताती हूँ। IT ऑपरेटर्स और जो डेवलपर्स होते हैं उनके बीच में कई बार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कन्फ्लिक्ट्स मीन्स लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप हो जाती हैं, जो बेसिकली किन रीजन से होती है। ये 4 रीजन्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप, मिसअलाइंड गोल्स, टाइट डेडलाइंस एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस। अब बेसिकली मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। कम्युनिकेशन गैप्स में बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप्स का मतलब होता है कि कम्युनिकेट ढंग से ना कर पाना।
मतलब आईटी ऑपरेटर्स और जो डेवलपर्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स जब तक ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ढंग से एक दूसरे को अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बता पाएंगे या दिक्कतें नहीं बता पाएंगे, उस वजह से भी कई बार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास मिसअलाइंड गोल्स। मिसअलाइंड गोल्स का मतलब होता है कि ना जो गोल्स हैं दोनों के अलग अलग हैं। जैसे डेवलपर है वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है लेट से, और जो ऑपरेशन टीम्स है वो पहले वाले किसी प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस फेज देख रही है, तो उन दोनों के गोल्स बेसिकली अलग है। तो कई बार ये हो जाता है कि अलाइनमेंट पे वो दोनों काम नहीं कर रहे, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है, इस वजह से भी कई बार कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है टाइट डेडलाइंस। अब टाइट डेडलाइंस का मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि ना जो डेडलाइंस होती है, डेडलाइन शेड्यूल होता है दोनों टीम्स का, वो अलग अलग हो जाता है, इस वजह से कई बार इस रीज़न से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी गाइडलाइंस। सिक्योरिटी गाइडलाइंस में बेसिकली ये होता है कि ना कुछ टीम ने डेवलपिंग के टाइम पे, डेवलपर्स टीम ने लेट से किसी सिक्योरिटी गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखा, जिस वजह से उनका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी रीज़न से वेरिफिकेशन को मतलब वेरीफाई नहीं कर पाया है, एंड ड्यू टू विच उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बंद पड़ गया है। तो इस वजह से भी कई बार कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस रहते हैं कि मतलब आपने सिक्योरिटी गाइडलाइंस को कई बार मिस फॉलो कर दिया या उसको लाइक इग्नोर कर दिया, तो इस वजह से भी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ डेवॉप्स, और इसकी टोटल 4 यूनिट्स है अकॉर्डिंग टू एमडीयू सिलेबस। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो यहीं तक थी। मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूँगी वीडियोस आगे की भी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड do share with your friends, and thank you so much for watching.